नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज नरेंद्र मोदी ने 2027, 2028 और 2029 की भविष्यवाणी कर दी। मोदी ने आज कांग्रेस सरकार वाले एक एक राज्यों के बारे में डिटेल में बात की। केरल में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या होने वाला है, हिमाचल प्रदेश कैसे दिवालिया होने की कगार पर है और तेलंगाना कैसे बच सकता है। इसका रास्ता तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी को खुद बता दिया। 2028 में कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन मोदी ने आज से ही कर्नाटक और तेलंगाना में चुनावी बिगुल फूंक दिया। आज नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की फुल डायग्नोसिस रिपोर्ट पढ़कर सुनाई, कांग्रेस का पॉलिटिकल एक्सरे कर डाला। आज मोदी ने राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस की डेडलाइन बता दी। अगर आज यूपी में चुनाव हो जाए तो क्या नतीजा होगा? अगर आज गुजरात में चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा? अगर आज हिमाचल में चुनाव हो जाए तो क्या बदलाव होगा? अगर आज राजस्थान में चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा? अगर आज तेलंगाना में चुनाव हो जाए तो क्या नतीजा होगा? अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी? नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? 26 के लिए, 27 के लिए, 28 के लिए मोदी ने क्या सोचा है? 29 के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या प्लान बनाया है? आप ही का हूं, आप ही के बीच आया हूं और आप ही के लिए आया हूं और जहां हूं वहां भी आप ही के कारण हूं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव अभी बंगाल चुनाव पर ही मंथन कर रहे हैं। मोदी बंगाल से आगे निकल गए हैं। इस वक्त देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में एनडीए की सरकार है। नॉर्थ इंडिया में सिर्फ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। 27 में नरेंद्र मोदी का पहला लक्ष्य यही होगा, नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस को साफ करना। 26 के चुनाव में राहुल गांधी बंगाल हारे, असम हारे, पुडुचेरी हारे, वैसे तो तमिलनाडु भी हारे, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पर ऐसा काम किया जिसके बाद वो अपनों का भरोसा हार गई। राहुल गांधी पर अखिलेश यादव का विश्वास डगमगा गया होगा। तेजस्वी भी 29 के लिए फिर से सोच रहे होंगे। दीदी भी अब राहुल के दोस्ती करने पर 2 बार सोचेंगी। स्टालिन तो राहुल का नाम ही नहीं सुनना चाहते, क्योंकि राहुल गांधी के लिए दोस्ती से बड़ी कुर्सी है, जिसके लिए उन्होंने स्टालिन को धोखा दे दिया। सोचिए, जिस पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उसी के साथ मंच पर खड़े हो गए। राहुल को लगा वो कम से कम सत्ता में तो रहेंगे, लेकिन कांग्रेस का कैरेक्टर के बारे में टीवी के पार्टी को भी पता है। तभी शपथ लेने के बाद जिस तरह से विजय के साथ बगल में बैठे राहुल गांधी को इग्नोर कर रहे थे, उससे साफ है कांग्रेस पर भरोसा किसी को नहीं है। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। चेन्नई से लखनऊ की दूरी 2000 किलोमीटर की है। चेन्नई में जो राहुल ने किया, वो लखनऊ में अखिलेश जरूर देख रहे होंगे। क्या यही वजह है तमिलनाडु में सरकार बनने पर अखिलेश ने विजय को बधाई दी, सरकार चलाने की सलाह दी, लेकिन न राहुल गांधी का जिक्र किया, न कांग्रेस का नाम लिया। 27 का सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो 29 की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। यूपी को अकेले जीत पाना न अखिलेश यादव के बस में है, न राहुल गांधी के बस में है। यूपी के लिए राहुल को साथी चाहिए, यूपी के लिए अखिलेश को भी गठबंधन चाहिए। 2017 में अखिलेश और राहुल साथ आए थे और दोनों सत्ता से दूर हो गए थे। 10 साल बाद एक बार फिर क्या साथ आएंगे? यह सवाल इसलिए जरूरी हो गया। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। क्योंकि राहुल गांधी को अखिलेश यादव की कितनी जरूरत है और क्या अखिलेश यादव का वोट बैंक वाकई में राहुल के काम आएगा? अखिलेश यादव के पास 2 फिक्स वोट बैंक है, पहला यादव, दूसरा मुस्लिम। यूपी में यादव 11% हैं, मुस्लिम 19%। कांग्रेस पर मुस्लिम भरोसा करते हैं, ये बात बंगाल और असम में साबित हो गई। यूपी में दलित आबादी 22% है। यूपी में यादव और दलित वोट एक साथ नहीं रहते, ये सब जानते हैं। तो क्या राहुल गांधी अखिलेश की जगह मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं? राजनीति में कुछ भी हो सकता है। एक रात में नए गठबंधन बन जाते हैं, एक हार में दशकों पुराने गठबंधन टूट जाते हैं। ये इस बार भी चुनाव में नजर आया। राहुल गांधी जानते हैं यूपी में दलित वोट कितना अहम है। अगर यूपी चुनाव में दलित वोट का साथ मिल गया तो उनके लिए 27, 28, 29 तक काम आएगा। ये बात अखिलेश भी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए अभी से इंडी गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी में चिंतन शुरू हो चुका है। एक और बड़ी वजह है जिससे अखिलेश और राहुल एक साथ आने से कतराएंगे, महिला आरक्षण बिल। साथियों, कांग्रेस ने एक और विश्वासघात देश की बहनों बेटियों के साथ किया है। दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को गिरा दिया। यूपी चुनाव के लिए अखिलेश ने बहुत गुणा भाग करके चुनावी गणित की ट्यूशन लेने के बाद एक नया फॉर्मूला बनाया है। यादव वोट प्लस मुस्लिम वोट प्लस सीट में जाति संख्या, यानी जिस विधानसभा में जिस जाति की जितनी संख्या है, अखिलेश चाहते हैं किसी तरह यूपी का हिंदू वोट जाति में टूट जाए। लेकिन योगी के रिवर्स फॉर्मूले ने अखिलेश के फॉर्मूले को काट दिया है। मैं भूपेंद्र सिंह। ये भूपेंद्र चौधरी हैं। जाति से जाट है, माथे पर भगवा टीका है, सीने पर भगवा पटका है जिसमें लिखा है जय श्री राम। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूं। ये कृष्णा पासवान हैं, जाति से दलित हैं। इनके कंधे पर जो पटका है उसमें कृष्ण लिखा है। श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता ये हूं। कैलाश सिंह राजपूत हैं, जाति से लोध हैं, माथे पर टीका है, सीने पर जो पटका है उसमें राम राम लिखा है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं सुरेंद्र दिलेर। यूपी में जो जाति है उसके लिए भी धर्म सर्वोपरि है। ये बात शपथ समारोह में साफ साफ बता दी गई। यूपी में भगवा ध्वज योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, जिनके सामने कोई नहीं टेक सकता। योगी जब बुलाते हैं तो सारी जातियां एक शब्द, एक धर्म, हिंदू में बंधकर साथ आ जाती हैं। यूपी में जब भी 60% वोटिंग हुई है तो पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी है। 2017 में भी ऐसा हुआ, 2022 में भी यही इतिहास दोहराया गया। योगी जब 80-20 की बात करते हैं तो इसलिए सबसे ज्यादा अखिलेश डर जाते हैं। यूपी में 233 ऐसी सीटें हैं जिसमें हिंदू ही जीत और हार तय करता है। यूपी में बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत है। योगी ने जब बंगाल में आह्वान किया था तो बंगाल में हिंदू भगवा थामे निकल आए थे। यूपी में जाति को धर्म से बड़ा बनाकर कई बार सत्ता का सुख लिया, लेकिन इतिहास गवाह है, जिसने भी सनातन का अपमान किया उसका वक्त ने सर्वनाश किया। 2 महीने पूर्व मुझे 3 दिन का
धनोधान्य ऑडिटोरियम कलकत्ता में 3 दिन बोलना था। 6 महीने पहले उस ऑडिटोरियम की फीस दे दी गई। 4 महीने पहले हम सबके टिकट बुक हो गए। सन्मार्ग में और बड़े बड़े अखबारों में, टेलीग्राफ में विज्ञापन आ गया। लेकिन 2 महीने पूर्व जब मैं जाने वाला था तो 3 दिन पहले उस ऑडिटोरियम की बुकिंग कैंसिल कर दी गई। मैंने आयोजकों से पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा जी मेल जो उसमें भेजा है उसमें लिखा अपरिहार्य कारणों से। कई बार सरस्वती सत्य बुलवाती है, कारण अपरिहार्य ही था जिसका परिहार होना था। अपरिहार्य वो होता है जिसका परिहार होना होता है। हमने कहा दूसरी जगह कर लेते हैं, दूसरे ऑडिटोरियम में चले जाते हैं। वहां गए, पैसे दे दिए, आधा घंटे बाद वहां से भी कैंसिलेशन आ गई। फिर वहां एक मारवाड़ी सज्जन थे, उन्होंने कहा मेरा बड़ा बैंक्वेट हॉल है, इसमें कर लीजिए। हमने कहा यहां कर लेते हैं, भगवान का नाम है, कहीं बोल लेंगे, यहां कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस के हमारे जो मित्र वहां पर हैं, वहां से भी कैंसिल आ गई। मैंने कोशिश की कि प्रदेश की मुखिया को संपर्क करूं। उनके राजनीतिक सचिव मेरे परिचित थे, उनको फोन किया। उन्होंने कहा कुमार जी जाने दीजिए, बस इतना ही कहूंगा, नहीं कर पाएंगे आप कुछ भी करिए, ये नहीं कर पाएंगे। यहां जो वहां कार्य संभाल रहे थे दूसरे पक्ष से, उनको पता चला, वो मेरे 33-35 वर्ष पुराने 6 महीने बड़े भाई हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं। उनका फोन आया, बोले मुझे पता चला आपका कार्यक्रम कैंसिल हो गया। मैंने कहा हाँ भाई साहब, कोई जगह ही नहीं दे रहे हैं, वो लोग करने नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारी भी रैली कैंसिल होती है, आप क्या करिए कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट परमिशन दे देगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कोर्ट में चला जाऊंगा। 2 दिन बाद फोन आया कि कोर्ट में गए क्या। मैंने कहा भाई साहब ये छोटे कोर्ट आप लोग राजनेताओं के लिए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरा एक ही कोर्ट है, उसी के यहां जाता हूं, वही निर्णय करता है, चाहे दिल्ली में करे चाहे बंगाल में करे। संयोग देखिए कि मैंने आयोजकों से कहा बिना सोचे समझे, भगवान पर भरोसा करके, राम पर भरोसा करके, अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करके इसी हॉल को 9 मई के लिए बुक कर दो। उन्होंने कहा कि बुक तो कर देंगे लेकिन होगा। मैंने कहा जो होगा। 9 मई के लिए हॉल बुक हुआ। यहां से उठने के बाद 9 मई को वहीं जाऊंगा, वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां से रोका गया था। राम के नाम ने बंगाल में कमल खिला दिया। नमस्कार दोस्तों, ये हम हैं, ये झालमुरी है और ये कलकत्ता है, कोलकाता। और ये वही झालमुरी है जो हमको 2 महीने पहले खानी थी। सरकार ने कहा नहीं नहीं, कोलकाता नहीं आना है, झालमुरी नहीं खाना है। तो आज 9 तारीख को हम हैं कोलकाता में और खा रहे हैं झालमुरी। कोलकाता विश्व सभ्यता का केंद्र, भारत की सांस्कृतिक राजधानी एक समय की कलकत्ता। और हमारे साथ वही लोग हैं जिन्हें झालमुरी खानी थी। रोहित शर्मा, झालमुरी खा लो। यस, झालमुरी खा। ए बिहारी, ये देखिए, ये गंगा की धारा जो चली है बनारस से और पहुंची है बिहार, पहुंची है बंगाल, गंगा सागर। धन्यवाद हो झालमुरी। 27 में खुद रामभूमि में चुनाव होंगे। अगर जो हवा चल रही है, जैसे एनडी गठबंधन में दरार पड़ रही है, उसके मुताबिक यूपी में लगातार तीसरी बार भगवा लहराएगा। ये अखिलेश बाबू पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन में हैं। अब उनको नजर आ रहे हैं दिन में तारे, और 27 में प्रचंड बहुमत से भाजपा आ रही है। 2027 में मोदी योगी की यूपी जीत अखिलेश और राहुल को मायूस कर सकती है, लेकिन ये नतीजे ज्यादा चौंकाएंगे नहीं। तेलंगाना राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका दे सकता है। तेलंगाना में 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी 2 साल बाकी हैं। लेकिन मोदी की एक बात अगले 2 साल तक राहुल गांधी को बहुत परेशान कर सकती है। इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। ऐसा आखिरी बार कब देखा? मंच पर प्रधानमंत्री मोदी हो, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, दोनों ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहे हो। जिस तरह से मोदी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी मिले, जिस तरह से हंस रहे थे, जो केमिस्ट्री मंच पर दिख रही थी, वो राहुल गांधी को पसंद नहीं आ रही होगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ
वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। कांग्रेस के सीएम को प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे ऑफर दे दिया। अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हाँ हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा। और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। जिस वक्त इंडी गठबंधन टूट रहा है, जिस वक्त कांग्रेस ने सत्ता के लिए अपने साथी को छोड़ दिया, ठीक ऐसे वक्त में मोदी का रेड्डी को ऑफर देना, दक्षिण में नई राजनीति की संभावनाएं नजर आने लगी हैं। मोदी के ऑफर ने गांधी परिवार की धड़कनें जरूर तेज कर दी होंगी। तमिलनाडु, केरलम, तेलंगाना देश के सिर्फ 3 राज्य हैं जहां पर बीजेपी अभी तक जीती नहीं है। तेलंगाना हिंदुस्तान का सबसे नया राज्य है, 2014 में बना। अभी तक यहां पर भगवा नहीं लहराया, लेकिन भगवा की नींव हर साल मजबूत होती जा रही है। 2018 तेलंगाना चुनाव में बीजेपी को 6.98% वोट मिले थे और जीत सिर्फ 1 सीट पर मिली थी। 2023 में फिर चुनाव हुए। इस बार बीजेपी का वोट शेयर 13.9% पहुंच गया और सीट पर संख्या 8 हो गई। बीजेपी जहां पर कभी 1, 2 या 3 सीट पर होती है, वहां पर भविष्य में कमल जरूर खिला देती है। यानी पिछले एक चुनाव के पहले बंगाल में हमारे सिर्फ 3 एमएलए थे। यानी एक चुनाव के पहले 10 साल पहले जो चुनाव हुआ था, सिर्फ 3 एमएलए। आज वहां 200 से भी अधिक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी केरलम में भी हम 1 से 3 एमएलए तक पहुंच गए हैं, और जब 3 पहुंच जाते हैं ना, तो वो दिन दूर नहीं जब केरलम में भी बीजेपी एनडीए की संख्या 3 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। तेलंगाना का बॉर्डर कर्नाटक से लगता है। प्रधानमंत्री मोदी पहले कर्नाटक गए थे। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कब तक रहेगी इसकी गारंटी राहुल गांधी भी नहीं दे सकते। कर्नाटक सरकार में पिछले 3 साल से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच किस्सा कुर्सी का चल रहा है, और इसमें कर्नाटक का विकास फंसा है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है। यहां कर्नाटका में भी पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं। जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय यहां की सरकार का ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है। ये तय नहीं हो पाता है कि ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे। ये तय नहीं हो पाता कि दूसरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लटकाए रखा है। इतना ही नहीं, ये मैं देख रहा हूं इनकी इकोसिस्टम तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी,
और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता नहीं तर्क पा रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा। कर्नाटक में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है। इस रिवाज के मुताबिक 2028 में बीजेपी कर्नाटक जीत सकती है। 2028 तक अगर हाल यही रहा, अगर ऐसे ही कांग्रेस में टूट फूट जारी रही, तो कांग्रेस के पास सिर्फ एक राज्य केरल ही बचेगा। 2027 में हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, 2028 में कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव है। तमिलनाडु में सरकार में शामिल होकर राहुल गांधी को लग रहा है कि उन्होंने एक और मैदान में बाजी मार ली, लेकिन इस जीत के चक्कर में राहुल ने 2029 को फंसा दिया है। इस वक्त इंडी गठबंधन के पास 234 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस की 99 सीटें हैं और बाकी पार्टी के पास 135 सीटें हैं। अगर बाकी पार्टियों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया तो राहुल के पास 100 सांसद भी नहीं बचेंगे, लेकिन ये बात अभी राहुल को समझ में नहीं आ रही है। 40 साल पहले 400 से अधिक सीटें मिली थी। वो पिछले 3 इलेक्शन में सब कुछ मिलाकर भी 100 का आंकड़ा छू नहीं पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों का अहंकार इतना अधिक है कि अपनी पराजय के लिए भी वो पूरी दुनिया को दोष दे रहे हैं। संविधान, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रक्रियाएं, कोर्ट, इनके प्रति भी घृणा मेरे सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी भी किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। वो इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि गाली गलौज के सिवाय, बद्दी भाषा का प्रयोग करने के सिवाय अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले तक बीजेपी चुनिंदा राज्यों तक सीमित थी। कांग्रेस का विस्तार पूरे हिंदुस्तान पर था। ऐसे कई राज्य थे जहां पर बीजेपी की एंट्री नहीं मिलती थी। दूसरे राज्यों में आगे बढ़ने का रास्ता लगभग बंद था, लेकिन मोदी के नेतृत्व में हर रास्ता खुला, हर इतिहास बदल गया। 2014 के बाद बीजेपी ने पहली बार हरियाणा, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई और अब बंगाल में जीते। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। मोदी के आने के बाद दिल्ली जीतने का 27 का इंतजार खत्म हुआ। मोदी आने के बाद 14 साल के बाद यूपी में बीजेपी जीती। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में जो सबसे बड़ा फर्क है, राहुल चुनाव से ठीक पहले जाते हैं, चुनाव के दौरान भाषण देते हैं, रैली करते हैं। जहां पर जीत के चांसेस कम होते हैं, वहां पर तो पूरी तरह से एक्टिव भी नहीं होते। लेकिन नरेंद्र मोदी चुनाव का इंतजार नहीं करते, पहले दिन से ही 5 साल बाद की तैयारी में लग जाते हैं। बीजेपी की टीम 5 साल में हर दिन चुनावी मोड में रहती है, लोगों से सीधे जुड़ती है, उनके घरों में दस्तक देती है। जब तक चुनाव का ऐलान होता है, तब तक बीजेपी की जीत पक्की हो जाती है। जिन नतीजों पर राहुल एंड कंपनी सवाल उठाती है, वो नतीजे नरेंद्र मोदी पर लोगों का विश्वास होता है, जो राहुल फिलहाल नहीं समझ पाएंगे। बॉर्डर के उस पार बांग्लादेश में मौलाना जहर उगल रहे हैं, बंगाल के मुसलमानों को भड़का रहे हैं, बंगाल के हिंदुओं को डरा रहे हैं। पाकिस्तान में भी मुनीर की पार्टी घबराई हुई है। बंगाल में जमातियों और उनका सपोर्ट करने वाले मुनीर का एजेंडा फेल हो गया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में 24 घंटे बंगाल के हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा है।
शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने से बॉर्डर पार क्यों हड़कंप मचा है, इस रिपोर्ट से समझिए। बंगाल में भगवा सरकार बनने से बांग्लादेश के मौलाना बौखलाए हुए हैं। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয় মানে হলো মুসলমানদের জন্য মহা বিপদ সংকেত। ये बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात हिफाजत इस्लाम का नेता मौलाना फखरुल है। बांग्लादेश के हिंदुओं को डराने वाला मौलाना फखरुल बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से हिला हुआ है। বিজেপি সরকার ক্ষমতা আসার পর মুসলিমদের উপর নির্যাতন করে, হয়তো এমনও হতে পারে মুসলিমরা নতুন একটা বিপ্লবের জন্য, নতুন বাংলার জন্য আরেকটা সংগ্রাম এবং যুদ্ধের জন্য লিপ্ত হতে পারে। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने से बांग्लादेशी मौलानाओं का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। দুই জাতীয় দিল্লির শাসনকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং পশ্চিম বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিন। ये बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी का नेता नूरुल हुदा है। दिल्ली के खिलाफ युद्ध छेड़ने का राग अलाप रहा है। ममता बनर्जी से कह रहा है कि वो बंगाल को भारत से आजाद घोषित कर दें। कट्टरपंथी नाहिद इस्लाम भी ममता को उकसा रहा है। গুরুত্বপূর্ণ সেই নির্বাচন তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়, কিন্তু নির্বাচন নিয়ে আমরা এজন্য কোনো কথা বলতে চাই না। কিন্তু আমরা দেখেছি নির্বাচনের আগে কয়েক লাখ ভোটারের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তাদেরকে ভোটদান থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। তাদের অধিকাংশ ছিল कट्टरपंथी नसीरुद्दीन पटवारी भगवा सरकार से मुसलमानों को डरा रहा है। এই গেরুয়া পতাকা বাংলাদেশের কাছে এসে গেছে, তো মুসলমানরা যদি সজাগ না থাকে, মুসলমানরা যদি ইমানি চর্চা না থাকে, তাহলে কিন্তু এই গেরুয়া পতাকা আমরা ঠেকাইতে পারবো। बीजेपी के जीतने से बॉर्डर पार के मौलाना बौखला उठे हैं। এবং হুঁশিয়ার করতে হবে মোদিকে, যদি জুলুম বন্ধ না করা হয় তাহলে ভারত অভিযান করা হবে ইনশাআল্লাহ। পাকিস্তানকে আমরা আহ্বান জানাবো, আমরা আছি, ভারত দখল করতে আমাদের মাত্র 3 ঘন্টাও সময় লাগবে না। এই ভারতের 26টি প্রদেশ দলিত মোচিত করে ফেলা হবে ইনশাআল্লাহ। আর ভারতের যে মুসলমান আছে তারাই কিন্তু যথেষ্ট। 40 কোটি মুসলমান ক্ষিপ্ত হলে ভারতের হিন্দুরা থাকতে পারবে না। তাই भगवा रंग में रंगा बंगाल का ये मैप बॉर्डर पार के मौलानाओं और कट्टरपंथियों को शूल की तरह चुभ रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग के इस तरफ बीजेपी है, बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग के उस पार जमाती हैं। सोचिए, अगर बंगाल में बॉर्डर के जिलों में बीजेपी नहीं जीतती तो क्या होता? बांग्लादेश के जमाती कितना बड़ा खतरा बन जाते। बंगाल में घुसपैठ बढ़ जाती, राज्य की डेमोग्राफी तेजी से बदलती, बंगाल के हिंदुओं पर खतरा बहुत बढ़ जाता। बंगाल में भगवा सरकार आने से जमातियों का एजेंडा नहीं चल पाएगा। अब बंगाल के बॉर्डर पर बीजेपी का राष्ट्रवादी एजेंडा चलेगा। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शुभेंदु की सरकार जमातियों की घुसपैठ बंद कर देगी। 45 दिनों में बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग होगी। भारत बांग्लादेश की सीमा 4000 किलोमीटर से ज्यादा की है। 3200 किलोमीटर बॉर्डर पर फेंसिंग है। 856 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं है। 174 किलोमीटर बॉर्डर नदी, नाले और दलदली है, जहां फेंसिंग लगाना संभव नहीं। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में अवैध घुसपैठ और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का वादा किया है। भारत में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ घुस चुके हैं।
2025 में बांग्लादेश बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ की 1104 घटनाएं रिपोर्ट हुई। बंगाल में एसआईआर लागू होने के बाद एक चेक पॉइंट से 1500 घुसपैठिए भागे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बंगाल के किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा कर रखी है। सरकारी जमीन पर अवैध बस्तियां बसा ली है। शुभेंदु अधिकारी 200 दिनों में घुसपैठियों के अवैध कब्जे हटाने का वादा कर सत्ता में आए। यूपी और असम की तरह अब बंगाल में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा। इसीलिए बांग्लादेशी मौलाना बौखलाए हुए हैं। वो जिस पाकिस्तानी एजेंडा को बंगाल में लागू करने की साजिश रच रहे थे, बंगाल की जनता ने बीजेपी को सत्ता में बिठाकर उसे खत्म कर दिया है। नरेंद्र मोदी नेतृत्वे भारते मुसलमानদের পুরাতন ঐতিহ্য মসজিদ বাবরি মসজিদকে শহীদ করা হয়েছে। তারা মুসলিমদের উপর নির্যাতন করে, হয়তো এমনও হতে পারে মুসলিমরা নতুন একটা বিপ্লবের জন্য, নতুন বাংলার জন্য আরেকটা সংগ্রাম এবং যুদ্ধের জন্য লিপ্ত হতে পারে। এবং হুঁশিয়ার করতে হবে মোদিকে, যদি জুলুম বন্ধ না করা হয় তাহলে ভারত অভিযান করা হবে ইনশাআল্লাহ। পাকিস্তানকে আমরা আহ্বান জানাবো, আমরা আছি, ভারত দখল করতে আমাদের মাত্র 3 ঘন্টাও সময় লাগবে না। এই ভারতের 26টি প্রদেশ দলিত মোচিত করে ফেলা হবে ইনশাআল্লাহ। আর ভারতের যে মুসলমান আছে তারাই কিন্তু যথেষ্ট। 40 কোটি মুসলমান ক্ষিপ্ত হলে ভারতের হিন্দুরা থাকতে পারবে না। তাই মুসলমানদের রক্তে আগুন লাগাবেন না। অতি শীঘ্রই শুভেন্দুকে মুসলমানদের কাছে মাপ চাইতে হবে, মোদিকে মাপ চাইতে হবে, রাজনাথ সিংকে মাপ চাইতে হবে, এই হরিয়ানার এই মুখ্যমন্ত্রী এই হেমন্ত তাকে মাপ চাইতে হবে, ওই যোগী आदित्यनाथ ताके माफ चाहते होवे। बंगाल में भगवा सरकार बनने से बांग्लादेश के मौलाना ही नहीं, वहां के चुने हुए सांसद भी दिमागी संतुलन खो चुके हैं। बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमानों को भड़का रहे हैं। बंगाल के 2.5 करोड़ मुसलमानों को शुभेंदु के खिलाफ उकसा रहे हैं। নির্বাচনের ফলাফলের পরে বাংলাদেশের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। বাংলাদেশকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, এদেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলের নিরাপত্তা এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিতের দায়িত্ব আমাদেরকে নিতে হবে। এবং আমাদের শত্রুপক্ষ যারা বাংলাদেশ বিরোধী, বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী, তারা নানা উস্কানি দিবে, নানা সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর চেষ্টা করবে, তারা নানা প্রপাগান্ডা করবে। আমাদেরকে এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। আমরা এটা দেখিয়ে দিব দক্ষিণ এশিয়ায় সংখ্যালঘুদের জন্য। बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलानाओं को बंगाल के एक मौलाना की बात सुननी चाहिए। उन्हें समझ में आ जाएगा बंगाल में भगवा सरकार आने का मतलब क्या है। बंगाल में बना दिया जाएगा मुसलमानों को। मैं बोल रहा हूँ, बहुत खराब शब्द बोल रहा हूँ। बंगाल में जो खेल हुआ, पहले मैं वो भूमिका बना रहा था आपको कि खेल एक दिन का नहीं है कि अचानक खेल हो गया। मुसलमानों में एक तबका है, उसका माइंड सेट है कि अगर सेकुलर सरकार है तो फिर हमारे लिए मतलब खुला मैदान है, कुछ भी कर दें, कुछ भी कर दें। हम हिंदुओं को चिढ़ाने वाला काम भी कर दें। सेकुलर सरकार है, लोकतंत्र है, हम आजादी है, जिद है मुसलमानों का। मुसलमानों के जिद ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। लोग कहते हैं मुसलमान भाजपा कैसे हराएगा। एक भी मुसलमान से इंटरव्यू लीजिए, मुसलमान भाजपा को जिताया क्या, कहीं जिताया आज तक? अबे जब तुम जिता नहीं सकते तो तुम हरा कैसे सकते हो, ये बताओ। जो जिताने का दम रखता है वही हराने का दम रखता है। मुसलमान सेकुलर पार्टी को जिताता है, सेकुलर पार्टी को हरा सकता है, ये तो हम मान लेंगे। लेकिन भाजपा को तो मुसलमान जिताया ही नहीं। जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, तो जो राम को लाए हैं उसको जो लाए हैं वही उसको हरा सकते हैं, हम तो नहीं हरा सकते। बंगाल के बॉर्डर पर बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात हिजबुल तहरीर का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। ये एक कट्टरपंथी पैन इस्लामिस्ट संगठन है जो बांग्लादेश में खिलाफत स्थापित करना चाहता है। बंगाल के फरक्का और मुर्शिदाबाद क्षेत्र में इसके काफी स्लीपर सेल हैं। शेख हसीना ने 2009 में हिजबुल तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। यह कट्टरपंथी संगठन लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानता, बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करना चाहता है। बंगाल में हिज्ब जैसे कट्टरपंथी संगठनों की कमर तोड़ने के लिए शुभेंदु अधिकारी ऑपरेशन महाकाली शुरू कर सकते हैं। इनके एक एक स्लीपर सेल को खत्म किया जाएगा। इन्होंने मुर्शिदाबाद और बॉर्डर के जिलों में जो भय हिंदुओं पर बनाया है वो 45 दिन में शुभेंदु खत्म कर देंगे। जैसे इजराइल सिकाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू
देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत से बांग्लादेशी मौलाना छाती कूट रहे हैं, तो मुनीर का पाकिस्तान डिप्रेशन में चला गया है। मुनीर अगली बार बांग्लादेश के रास्ते इंडिया पर हमला करना चाहता था। मुनीर जमातियों को आगे कर पाकिस्तानी एजेंडा बंगाल में चलाना चाहता था। बंगाल ने बीजेपी को कमान सौंपकर मुनीर का एजेंडा फेल कर दिया है। कि मेरी जिससे भी बात हुई ना, ऑलमोस्ट सबके एक जो लाइन मुझे है वो ये, उन्होंने सबने एक बात की, उन्होंने कहा कि दिस इज अ वेरी डिप्रेसिंग डे, not just for the minorities but also for the majority in India, because BJP ने जिस तरीके से पावर ग्रैब कर लिया है और उन्होंने जिस तरीके से कोड क्रैक कर लिया है, वो इसी तरह पूरे पैन इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स के अलावा वो हर जगह जिस तरीके से अपना मार्जिन भी बढ़ाते जा रहे हैं, जीतते भी जा रहे हैं। ये अगले इलेक्शन के लिए खाली 2029 के इलेक्शन नहीं, स्टेट इलेक्शन जो आने वाले हैं। मुनीर के एजेंडे पर चलने वाला मोहम्मद यूनुस बंगाल से जा चुका है। मुनीर ने बंगाल के कट्टरपंथियों को जो छूट दिलाई थी वो भी नई सरकार में खत्म हो गई है।